सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। आज जुमा है और 3 बज चुके हैं, 3 बजने में अभी 5 मिनट हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस प्रोग्राम की बहुत ही आम शख्सियात हैं, तस्नीम अहमद और डॉक्टर तायरा, उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें। नंबर जो है वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी इस प्रोग्राम के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पूछे गए सवालात जो है वो हम डॉक्टर तायरा के आगे रखते हैं और डॉक्टर तायरा जो है वो फिर जवाब देती हैं। आज इस साल का नए साल का 2024 का पहला प्रोग्राम है और मैं आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि यह नया साल हम सब की ज़िंदगियों में बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बामायनी चीज़ें लेकर आएगा और उन चीज़ों को अचीव करने में हम अपना किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अदा करेंगे। फ़ोन नंबर हमें एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। हमारा फ़ोन नंबर है जिस पर आप हमसे रब्ता करते हैं, वो है 033350194726। इस पर आप हमसे सवाल पूछते हैं। ये सवालात आप इस लाइव सेशन के दौरान कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ताकि जो है वो सवाल फिर हम लाइव सेशन के दौरान ही पूछ सकें। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपको लग रहा होगा मुझे कितनी सर्दी लग रही है इस वक्त। कसम खुदा की, ऐसे मैंने कहा ये कितना हसीन, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। दिस रेड लुक्स वेरी नाइस, माशाल्लाह। मैं बस तायरा की मुझे रिक्वेस्ट आ जाए तो बस फिर मैं उनको ऐड करती हूँ। कहीं रह गई है मुझे लगता है। नहीं, वो आ जाएंगी। वो कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क ढूंढ रही होंगी और जैसे ही मिलेगा फिर वो जानती है ना, उन्हें हकीकत पर मबनी है, क्योंकि वो फेसबुक पे उन्होंने हमारा लिंक लगाया है सबसे पहले तो। नहीं नहीं, वो बहुत कमिटेड है भाई। वो बस ये तो समहाउ हमारी बैड लक थी कि 3 हफ्ते कभी आप बीमार, कभी मैं बीमार, कभी वो बीमार। अस्सलाम वालेकुम, उनका कुछ आ गया है। अच्छा, ये आ गए। ये तो मसाइल आ रहा है बस कुछ। मैं उनको ऐड कर रही हूँ। ऐड हो रही है। हेलो हेलो शक्ल तो दिखा दें अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक मिनट, सलाम। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लाइटें शाइटें ऑन कर लूं। मैं ना बड़ा क्या हुआ है कि बस कुछ 2 मिनट आपसे हो गई लेट। जरूर जरूर। अच्छा तस्नीम, जितनी देर में 2 मिनट हम डॉक्टर तायरा को देते हैं, अपने व्यूअर्स को नया साल तो मुबारकबाद कहते हैं। बिल्कुल, नया साल सबको मुबारक हो। खास तौर पे खवातीन के लिए ये नया साल अच्छा साबित हो। वो सारी खवातीन जो किसी न किसी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी परेशानियों में मुब्तला रहती हैं, उनके लिए ये साल बेहतर हो और कुछ हम भी उनके दुखों का या उनके मसाइल का मदावा कर सकें जहाँ पे हमसे हो सके। और बाकियों से गुजारिश मेरी तो यही है कि खुदारा नए साल का जो रेजोल्यूशन हम कहते हैं ना कि एक कोई भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, नए साल की कोई आप एक बात हो, तो खुदारा जरा आबादी पे कंट्रोल कर लें। मतलब ये बहुत सीरियस मसला है और लोगों का अंदाजा ही नहीं है कि हम तबाही के किस दहाने पे ऑलमोस्ट मतलब अंदर जाने आ वाले ही गई हैं। आ गई आ गई। तो बहुत अरसे यार बाद मैंने जनाब मुबारक। आप सबको मैंने बहुत मिस किया और मैंने हमने भी लगा कि जी। हाँ भाई, जुम्मा बहुत फीका फीका है बिल्कुल। और अजीब सा है कि हम वो जो इतनी हम आपस में बातें करके एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, वो बिल्कुल। रीइंफोर्समेंट गायब है। और किधर चले गए मेरे सखी साथी? बस कभी आप बीमार, कभी वो बीमार, कभी हम बीमार, तो बस इसी में देखे, मैंने निकल तो गया। इस पिछले 1.5 हफ्तों में मैंने पाकिस्तान का चक्कर लगाया, आप तो कराची। दौरों पे दौरे करे जा रही हैं जनाब। बस यार मैं हैदराबाद गई, कराची गई
और मुख्तलिफ उसमें एक शादी भी थी और मुख्तलिफ टॉक्स भी करनी थी, तो उसमें मैं बस आप कुछ ना पूछे कि मैं ऊपर नीचे नीचे ऊपर कैसे थी, और शाइस्ता भी शायद बीमार थी, तो बस शाइस्ता तो हम बेहतर हुई है, हमारे शाइस्ता तो बहुत सख्त बीमार हुई थी। हमारे बहुत नाज़रीन बुरा हमें देखने और से ये बहुत महरूम बुरा रह गए। फैला हुआ है ये And जो वेरिएंट this है is COVID. कोविड, बिल्कुल Like this is everyone says flu. This is not flu. This ये is not वेरिएंट है, simple flu. कोविड की ही वेरिएंट है ये बिल्कुल। कोविड की वेरिएंट है, और इसमें आप देख लें कि मैं जो बचती हूँ इससे, वो सिर्फ और सिर्फ मास्क से बचती हूँ। आपने देखा है बिल्कुल मैं हर बिल्कुल जगह कितना डेडिकेटेडली मास्क पहनती हूँ। चाहे वो अभी जिस शादी में थी, लाइव सेशन में भी आपने पहना हुआ था, मैंने आपने रिमूव नहीं किया। मैंने लाइव सेशन में भी पहना, मैंने शादियों में भी पहना। और अगर शादी में किसी ने बहुत इसरार किया कि भाई आपकी बूथी नजर नहीं आ रही है, ये जो खूबसूरत सी बूथी है वैसे वो कॉल मेरे वो कॉल मेरे, तो ये तस्वीरों में नजर आनी चाहिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, रिमूव द मास्क, होल्ड माय ब्रेथ, तस्वीर खींचने जल्दी से मैंने होल्ड की हुई और बात नहीं करनी, and then after holding breath for a few seconds and after picture again used to put on my mask, and यकीन करेंगे it's so effective, क्योंकि मैंने दिसंबर में 2 चक्कर लगाए हैं कराची के, एक आर्ट्स काउंसिल का वो जो फंक्शन था, और दूसरा एयाज में मेलो का, और फिर उसके बाद अभी फिर आर्ट्स काउंसिल का। So how I am protected? Just by the mask. Simple remedy. So मेरा ख्याल ये है कि अपने आप को बीमार करने से और इन बेहतर द है। लॉन्ग टर्म, और एक और चीज शायद मैं फेसबुक के हवाले से मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया है कि कितने लोग सडन हार्ट अटैक से बहुत उनकी डेथ हो ज्यादा, रही है, और बहुत ज्यादा यंग लोगों की। यंग सो लोग, दिस सडन बिल्कुल हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोविड, कोरोना। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये कोविड और कोरोना की साइड इफेक्ट है, इसमें मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट की इंफेक्शन होती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है, और हार्ट अटैक क्या है कि हार्ट रुक जाता है, धड़कना रुक जाता है, यानी जिस वक्त वो हार्ट अपनी हरकत रोक दे तो बस समझेंगे यह हार्ट अटैक है। सो कोविड और कोरोना से मायोकार्डाइटिस, जैसे टॉन्सिलाइटिस, जैसे अपेंडिसाइटिस, क्योंकि ये 2 वर्ड लोगों को बहुत पता है, तो इस तरह मायोकार्डाइटिस। सो दिस लाइफ इज इन योर हैंड्स। कोई भी चीज जिंदगी में इतनी अहम नहीं है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का फंक्शन हो, कि आप अपनी जिंदगी उसमें खतरे में डालें। आप अटेंड कर सकते हैं, यू कैन, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे मैं डाइट के लिए कहती हूँ ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो इसीलिए अब चूंकि हम कोविड और कोरोना के उन टाइम्स में हैं, तो यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। मास्क पकड़ें और जहां मर्जी जाना है जाएं, लेकिन हमेशा डाइन जो करना है आपने, खाना जो खाना है या चाय जो पीनी है, वो आपने हमेशा ओपन एयर में पीनी है। मैं हमेशा, मुझे बहुत सारे लोग जब भी इनवाइट करते हैं, मैं चली भी जाती हूँ, लेकिन चाय का कप और प्लेट पकड़ के मैं हमेशा बाहर जाती हूँ, और या फिर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाती हूँ जिनका ओपन बैठने का इंतजाम हो। सो एवरीवन कैन डू। आई नो कि हम वो बहुत सीरियस उसमें जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप एक अच्छी सी न्यू ईयर विश कर दें और फिर तस्नीम जो है वो फॉर्मली आज के प्रोग्राम का आगाज कर सके। अच्छी सी न्यू ईयर विश, हाँ, मैं तो वही कहूंगी जो कहती हूँ कि बीबियो खुदा दे वास्ते कोई अकल नु हाथ पाओ ते वो जो प्रेगनेंसीज और वो सारा कुछ है उन पे। अच्छा, जो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि हर खातून तकरीबन आके वॉल पे या कहीं भी लिख रही होती है कि हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है। यार, और अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो प्रेगनेंसी तो आपके पेट में होनी है ना, एंड यू कैन डू इट। जरूरी नहीं कि आप हस्बैंड के कान में हर चीज उसे बता के और तभी करें। इफ हस्बैंड इज नॉन कोऑपरेटिव देन यू हैव टू प्ले स्मार्टली, प्ले स्मार्टली, कि आप
कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका करें। अगर आप इंजेक्शन लगवाएंगी तो हस्बैंड को कैसे पता चलेगा कि आपने इंजेक्शन लगवाया हुआ है? अगर आप कॉपर टी रखवाएंगी तो हस्बैंड को कैसे पता चलेगा कि कॉपर टी रखी हुई है? इसका ये मतलब ना लिया जाए कि मैं लोगों को डिसऑनेस्ट होने की तलकीन कर रही हूँ, लेकिन जब आपके हालात ऐसे हों कि घर में फाइनेंशियली आप बुरे हालत में हैं, हस्बैंड जो है वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो देन व्हाई नॉट टू डू समथिंग स्मार्टली? आप अपनी प्रेगनेंसी को खुद रोकें। So this is my New Year message कि take the hold of your body. It's your body. Ultimately, हस्बैंड साहब तो आपको 1 सेकंड में प्रेग्नेंट करके फारिग हो जाएंगे, उसका जो तावान है वो आपने भरना है। और अगर बिल्कुल आप ये समझती हैं कि आप रिपीटेड तावान भर भर के आपको कहीं से मेडल मिल जाएगा, तो आप बेफिक्र रहें, वो मरते दम तक मेडल नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल एक पैट्रियार्की का पुर्जा हैं और पुर्जा ही रहेंगी। बिल्कुल। आई थिंक इस मेडल पे ही हम इससे बात शुरू करते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ खास तौर पे साउथ एशिया में कह लें या इंडिया पाकिस्तान में कह लें या हमारे तरफ के जो ममालिक हैं, कि बच्चियों को बचपन से ही ये तरगीब दी जाती कि भाई तुमने अच्छा होके रहना है, अच्छा बनना है, सबकी खिदमत करनी है, सबकी बात सुननी है, कभी जो है ऊंची आवाज में नहीं बोलना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं चलना, मतलब 1000 पाबंदियां लगा लगा के वो एक मेडल हासिल करने की जो कोशिश वो बच्ची कर रही होती है, वो तो पता नहीं उसको कभी मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ, जहनी जो उसकी सोच है या जो जहन उसका है वो जरूर उलझ के रह जाता है, मुझे ये लगता है। और ये आज तक चल रहा है, ये मेरी दादी के जमाने से चल रहा था और ये आज तक मैं बहुत सारे ड्रामे जब देख रही होती हूँ तो उसमें जब ये दिखाया जाता है कि तुम लड़की हो और तुम्हें यूं करना है, तुम लड़की हो तुम्हें ख्याल करना है। अरे भाई, लड़की हूँ तो और मैंने कपड़े से पहने, जो किसी को परेशानी तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। मुझ सारा जोर मुझ पे क्यों है कि तस्नीम, मैं सही इसके लड़की पीछे हूँ? आप वो देखें ना, वो मेंटालिटी वही है कि ये दिस इज ए सिस्टम, और इस सिस्टम में पावर किसके पास है? मर्द के पास। और बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिशियरी कौन है औरत के इस सारे तर्जे अमल के पीछे? आप ये सोचें कि अगर वो सबमिसिव रहेगी, अगर वो कहना मानेगी, अगर वो एक खास तरीके में ढल के रहेगी, अगर वो एहतजाज नहीं करेगी, अगर वो अपना हक नहीं मांगेगी, अगर वो हर चीज में यस कहना सीखेगी, तो आप मुझे ये बताएं बेनिफिशियरी कौन है? कौन है बिल्कुल जिसे इस सारी चीज से बेनिफिट पहुंच रहा है? उसकी जिंदगी जो है, यानी ही इज फीलिंग पावरफुल, ही इज द मास्टर। सो ये जो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप है, उसका एक मजा तो है उसका। अगर आप इसको देखेंगे, आप किसी को कहें और वो बंदा आपके सामने, यानी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है, और अगर मैं कोई बात कहूं, लाइक इट कैन बी जस्टिफाइड एंड इट कैन बी अनजस्टिफाइड। जस्टिफाइड में तो ठीक है कि लोगों को उसको कोऑपरेटिव होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई अनजस्टिफाइड बात कहूं और अगर वो लोग ना माने, तो जाहिर है मुझे बुरा लगेगा। यानी अगर मैं अच्छी बॉस नहीं हूं, तो अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, तो आपने एक्चुअली ये बॉस एंड सर्वेंट रिलेशनशिप रखा हुआ है औरत के साथ। आप डिसाइड करेंगे कि ये औरत कैसे बैठेगी, आप डिसाइड करेंगे कि ये औरत क्या करेगी, आप डिसाइड करेंगे कि ये औरत क्या करेगी, या किससे मिलेगी, या किससे नहीं मिलेगी। यानी एक मर्द एक रिलेशनशिप में डिसाइड करेगा कि ये औरत अपने बहन भाइयों से मिल सकती है कि नहीं। जबकि वो मर्द डिसाइड करेगा, तो आप सोचें कि ये किस कदर ट्रॉमेटिक है।
ये और औरत इसे किस लिए बर्दाश्त करेगी कि जाहिर है वो चाहती है कि घर में पीस रहे, बच्चों के सामने सुकून रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, बर्तन ना टूटे, घर न एक जो फूटे। सोशल घर ना टूटे, एक जो सोशल पिक्चर है वो सोशल पिक्चर परफेक्ट फैमिली की रहे। मैं इस सिलसिले में यानी लोग मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि ये हर वक्त मर्दों के पीछे पड़ी रहती हैं, और मैं किसी भी मर्द के पीछे नहीं पड़ती। मैं उस सिस्टम की बात करती हूँ जिस सिस्टम से अभी सिस्टम से औरत कॉम्प्रोमाइज होती है। आप सोचें, मैं अभी आप इसे अगर ये ना समझें कि मैं कोई अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, लेकिन चूंकि मैं पर्सनल बातों से मिसालें देती हूँ और मैं बताती हूँ कि पेट्रियार्कल सिस्टम हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लोग कितने ही पढ़े लिखे हों या ना हो। हाल ही में मेरी सगी छोटी बहन के बेटे की शादी हुई है, एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू बी इनवाइटेड। इमेजिन, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपने सारे बहन भाइयों को बुलाया है, बट he didn't allow my real sister to invite me because of some social frictions, because of the thing that he doesn't like me, because of the thing that I'm very unlike typical woman. I challenge everyone. I can't hold my tongue. I say whatever I say that is right. I point out the things. So imagine that this patriarchy system exists where and all the levels. So नहीं, और बिल्कुल नहीं, आपकी जो बात है उसी से अगर हम इस चीज को भी जोड़ें कि ये नहीं सोचा जाता कि वो लड़की जो 20, 25, 30 साल तक एक खास माहौल में पली बड़ी, प्यार और मोहब्बत में भी पली बड़ी, माँ बाप के घर में आराम से भी रही, उससे एक्सपेक्टेड है कि वो सारे रिश्ते नाते छोड़ छोड़ के वो एक नए घर में आ जाए और सबको अपना ले और सबको खुश रखे, और मियाँ चाहे उसके साथ हो ना हो, उसे पूरे ससुराल को अपने गिर्द अपना गिरवीदा बनाना है। बिल्कुल। क्यों बनाना है? क्यों और बनाना है? आप मुझे सोचें, मेरे बहनोई जो है वो कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान है। ही इज नॉट लाइक ऐसे कोई जाहिल टाइप, फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी है, बट स्टिल द पावर, वो जो पावर का मरकज है वो चूंकि वहां भी उन्होंने मर्द को ही समझना है, और चूंकि मर्द को बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम है, सो like he will put this things and wife जिसके बेटे की शादी है वो अपने बहन को नहीं बुला सकती। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप मतलब एक जगह पे आपकी बहन पूरे ससुराल के आगे बिल्कुल बिछी होंगी और एक जगह पे वो अपनी सगी बहन को नहीं बुला सकती। बिल्कुल। और और आज आप के सोचें, जमाने में 21वीं आज सदी 21वीं सदी में के तीसरी दहाई में जाके हम्म जहां यानी में सारे दूल्हा के बाप के सारे बहन भाई होंगे, दादी भी होंगी, दादी के रिश्तेदार भी होंगे, दादी के भाई बहन भी होंगे, देयर लाइक ददियाल एंड वो सब होंगे, लेकिन ननियाल में से ना सिर्फ मैं बल्कि एक मामू भी, बिकॉज देर आर सम फ्रिक्शंस, वही फ्रिक्शन के हम लड़कियों के राइट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं। सो उसमें एक लड़की की शादी का मसला था, सैयद नॉन सैयद एंड ऑल दैट, एंड वी टुक द स्टैंड, मी एंड माय ब्रदर। सो वो चूंकि हमने स्टैंड लिया और वो एक लड़की की शादी में पार्टिसिपेट किया, तो चूंकि नॉन सैयद से शादी, सो व्हाई दे सपोर्टेड दैट गर्ल, यानी नॉट डायरेक्टली एनीथिंग, बट व्हाई दे सपोर्टेड दैट गर्ल, अगेन दैट गर्ल। So they should not be invited. We should not keep any terms with them. So imagine कि ये पेट्रियार्की सिस्टम अभी भी
और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नॉन सैयद लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लड़कों पे कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं है, जबकि लड़की अगर नॉन सैयद से शादी करना चाहे तो नहीं वो। और जबकि मजे की बात है, मैं बीइंग ए सैयद ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप सैयद को एक्चुअल मानते ही हैं तो वो चली तो हजरत फातिमा की औलाद से हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां एक लड़की से, एक औरत से सैयद चल पड़े, यानी हजरत अली की जो दूसरी बीवियों की औलादें हैं वो सैयद नहीं कहलाती, सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा की जो हजरत अली से औलाद है वो सैयद कहलाती है। तो वहां पे एक औरत से औलाद जो है वो सैयद बन जाती है, और यहाँ पे सैयद लड़की को इजाजत नहीं है कि वो नॉन सैयद से शादी करे। सो हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी योर सिस्टम इज। और यही कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आपको फिर हर जगह नजर आती है। फिर वो जब जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी के मामलात हों, चाहे वो अपनी बॉडी पे अपना राइट हो, चाहे वो अपने अपने हुकूक की जंग लड़ना हो, वो हर जगह फिर यही सारी चीजें तो आड़े आती है ना। फिर उसी की वजह से फिर खवातीन जो है वो जिनके मसाइल अभी हम सामने रखेंगे और शायद तो पढ़ पढ़ के सुनाएंगे इमेजिन के हमें। लोग, तो इमेजिन लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने अपनी आइडियोलॉजी की कीमत पे की है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस इज वाज वेरी पर्सनल, बट आई टोल्ड कि मैंने जो मैं कहती हूँ मैं समझती हूँ और मैंने उसकी कॉस्ट पे की है। इट्स नॉट ओनली कि मैं खाली आपका कन्विक्शन है ना, जो चीज आप सही समझती है उस पर अमल भी कर रही है ना, आप सिर्फ हवाई बिल्कुल बातें तो नहीं कर। बिल्कुल, ये खाली नहीं है कि मैं लोग समझें कि ओ Dr. Tahira looks like very privileged and she has not faced any problem. She just like says this is this, और औरतों को बहका रही हैं और ये कर रही हैं। No, I face the consequences of what I do say and I paid the cost. बिल्कुल। और ये कॉस्ट पे करने के लिए बहुत सारी खवातीन तो तैयार ही नहीं होती ना, मसला ये होता है। बिल्कुल। और मैं ये बताने से मकसद सिर्फ ये है कि खवातीन को कि दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू स्टैंड ऑन व्हाट डू यू थिंक दैट इज राइट। आप करबला 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 वैसे ही करते हैं, ये नहीं करबला व्हाट वाज द करबला, करबला वाज दैट व्हाट ही थॉट दैट दिस इज राइट, ही स्टूड ऑन दैट। What was like that? बिल्कुल। This is तो आप आज हजारों लाखों लोग करबला करबला करते हैं, लेकिन कितने लोग अपनी रियल जिंदगी में जब मौका आता है किसी ठीक बात को करने का या औरत के राइट को मानने का, वो कितने लोग उस पे खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम आज की अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा रोकेंगे, और क्योंकि 3 हफ्ते से हमने कुछ सवालात नहीं लिए और हमारे सुनने देखने वाले शायद आई होप कि वो मुंतजिर हो अपने अपने सवालात के जवाब या के लिए। मैं भूल ना गए हो। मुझे इसी का वो है कि भूल ना जाना भाई, भूल ना जाना हमें, हम बहुत हम यहीं पे हैं। लेकिन मुझे लगता है काफी गैप के बाद जो है वो आ जाएंगे जब उनको होगा वो कि मेरा ख्याल हमारी है डॉक्टर हमें जिंगल गाना चाहिए, भूल न भूल ना जाना जाना फिर फिर पप्पा पप्पा। पप्पा पता नहीं क्या लेके घर आना। हाँ, वो कोई शरबत था, ये पता नहीं क्या था जिसकी वो। पता नहीं यार, आधी आधी बातें याद रह गई हैं। अब ये है कि जाहिर है बुढ़ापा तारी हो वो रहा लाल है वाला हमारे शरबत से। नॉरस लेकर घर आना, मजे मजे का शरबत ओ नॉरस ये मुझसे देखा, जिद्द है प्यार। ये देखा वाह, ये वो हम। हमसे छोटी जो हमसे तेज निकली। हाँ हाँ, जाहिर है उसका दिमाग अभी हमसे तेज हाँ, चल रहा है ना, हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा घिस गया है। थोड़ा नहीं काफी घिस गया, और लोगों के मसाइल हल करते करते तो बिल्कुल ही घिस चुका है। और मेरा ख्याल ये है कि मैं तो इस टसल में ना पेट्रियार्की करते करते ही मैंने अपना दिमाग और औरतों को बताते बताते कि खुदा के लिए ऐसे कर लो, मैंने काफी कुछ घिसा लिया है। आप तो वो हो गई ना कि वो रांझा रांझा करते, मैं तो आप ही रांझे हो गए, आप हाय लेकिन आई एम मैं पेट्रियार्की आप करते आप जो प्लीज। बात कर रही है ना, आई होप जो सुनने वाले देखने वाले उन पे असर करे। जी मैं तो रांझा बन चुकी। जी बिल्कुल। आजकल शाइस्ता वैसे शुरू करें। आखिरी बात मैं सिर्फ हाँ बताइए। आजकल मैं इसमें चुगताई की टेढ़ी लकीर पे काम कर रही हूँ, नॉवेल पे।
और आई डोंट नो यू हैव रेड इट और नॉट, जी जी, बहुत दफा। लेकिन मुझे पढ़ के इतना मजा आ रहा है, क्योंकि आजकल मैं उस पे यानी अपना मजमून लिख रही हूँ और वो सारा कुछ इतना मजा आ रहा है कि, और मैं सोच रही हूँ कि हमने शी रोट दिस नॉवेल इन 1944. जी So in 1944, she tried to present a girl who decides to take her own way, her own बिल्कुल path. ठीक है? बिल्कुल। तो हम, हाय अल्लाह, 44, जब हमारा ना उस और जमाने अब हम में, 2024 सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, 100 और साल। how यानी 44 and 24, 80 years, 80 years, how 80 years, visionary she yeah, was, yeah. that she wrote at that time a landmark. क्योंकि Novel. लोग कहते हैं ना कि ये तहरीर से दिमाग बनता है, जहन साजी होती है, it gives you something to think over. तो 80 साल में हम, मेरा ख्याल है, जो उन्होंने बताया हम उससे पीछे चले गए हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो अब आजकल मैं टेढ़ी लकीर को जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। चले, अल्लाह में आपकी अच्छा, कोशिशों को कामयाब करे। थैंक यू। और मेरा ख्याल देखिए, है हम आप शाइस्ता, हम सब टेढ़ी लकीर ही हैं, और वी आर प्राउड टू बी टेढ़ी लकीर। सही बात है। मैं तो अब फ्रैंकली एक्सेप्ट करती हूँ कि बस ठीक है, अब अकल आई है, लेकिन ये है कि आ गई है, शुक्र है। अच्छा डॉक्टर तायरा, मेरे पास कुछ सवालात हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आए थे 0333019472 पर। मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये 21 साल लड़की हैं। उनका वजन जो है वो 53 है, और 40 के 30 के करीब या 20 के करीब हैं। डॉक्टर साहबा, पिछले 1 साल से मैं एक इंतहाई दर्द और तकलीफ से गुजर रही हूँ। बराए करम मुझे मेरे दर्द का कोई बेहतर हल बताएं। मेरे पेट के नीचे से, यानी नाव के नीचे वाली जगह और पेट के एक साइड पे इंतहाई तकलीफ दे दर्द उठती है, जो कि इतनी तकलीफ दे होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। पहले ये दर्द मुझे माहवारी के दिनों में होती थी, और अब मेरी शादी हुई तब से फौरन बाद मेरे ये दर्द माहवारी में तो होती है, दूसरे दिनों में जब मर्जी, जिस वक्त मर्जी शुरू हो जाती है। माहवारी के दिनों में ये मुसलसल रहती है, और कभी शिद्दत में कमी आ जाती है जो आम दिनों में से होती है। वो 20 से 30 मिनट इतनी ज्यादा होती है कि लगता है अगला लम्हा मौत का है। बहुत से डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, सब कहते हैं पानी का मसला है। डॉक्टर साहिबा, बराए करम मेरे इस दर्द का इलाज मुझे बताएं, ये या फिर मुल्तान में खानेवाल का कोई काबिले जिक्र डॉक्टर बताएं जिससे इलाज कराकर जिंदगी आसान बना सकूं। इट्स लाइक वेरी वेग थिंग, हाँ, ओके, एंड एग्जैक्टली। यू कैन नॉट लेके आप कैसे इसको, 12 लग रहे, 21 साल उम्र है और माहवारी के उसमें दर्द में मुब्तला हैं, तो फिलहाल जो सिंपल सी चीज़ है इस पेन को रिलीव करने के लिए, कि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां, उसका कोर्स जो है वो 3 से 6 महीने कर लें। बेसिकली सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, हार्मोन्स में जो चेंजेस आ रही होती हैं, स्पेशली औरत की बॉडी में, ऊपर नीचे, वो उनसे बहुत कुछ अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो मैं सरेदस यही कह सकती हूँ कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स 6 माह के लिए ले लें, और फैमिला 28 हर जगह पे अवेलेबल है आसानी से, वो लें, और उसके बाद ये काफ़ी जो चीज़ें हो सकता है जो भी चीज़ ट्रिगर हुई है वो जो है वो ठीक हो जाए। जी। अच्छा, दूसरी क्यूरी है, वो ये कह रही है कि डॉक्टर साहबा, बेबी की हार्ट रेट 170 हो तो डेंजरस होता है, प्लीज मुझे जल्दी बताएं। अब मुझे नहीं पता ये सवाल शायद उन्होंने कब किया है। मेरे 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड में 166 है हार्ट बीट, एज 34 है इनकी, और ब्लड प्रेशर भी मेरा 160/100 था। वो कह रही है, साथ में उन्होंने रीजन भी बता दिया कि शायद मार्केट में घूमती रही और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई, तो शायद इस वजह से बेबी की जो हार्ट बीट है वो बढ़। यार, एक तो प्लीज एक बात समझ लें कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक मार्केट में घूमने से, ना सोने से, थकावट से नहीं होता। अगर ये हिसाब हो तो मैं जो 24 घंटे हवा के घोड़े पे चढ़ी रहती हूँ
मेरा ब्लड प्रेशर तो 200 से नीचे होना ही नहीं चाहिए. So blood pressure is not something which like remains bizarre. जाने से बाजार जाके तो मतलब खुश होता है बंदा, क्या आया शॉपिंग करने आया है. तो if your blood pressure was 160/100 at 37 weeks of pregnancy, it's very dangerous. खवातीन, आप अगर अपने आप से आपको मोहब्बत नहीं है और पढ़ना नहीं चाहती, तो मैं आपको पूरी मेडिसिन या पूरी प्रेगनेंसी 2-4 मैसेजेस में नहीं बता सकती. मैंने अभी पिछले दिनों तस्नीम हाई ब्लड प्रेशर पे दो या तीन मैंने एसेस लिखे थे जो डॉन में छपे. उनमें प्री क्लैम्सिया था और एक्लैम्सिया था. और क्लैम्सिया वो है जो प्री क्लैम्सिया वो होता है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिट्स पड़ने से पहले का प्रॉब्लम होता है. और क्लैम्सिया वो होता है जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको मिर्गी जैसे फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं. और आप यकीन करें कि इतने बहुत से लोगों ने वो पढ़ के नीचे मैसेजेस में लिखा कि ये हमें भी हुआ, ये हमें भी हुआ, ये हमें भी हुआ, और हमें नहीं पता था कि ये क्या है. तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको अभी एक जवाब तो मैं बता देती हूँ कि 160-100 इज नॉट ठीक, और आपको फौरन से पेशतर इनका बच्चा पैदा हो जाना चाहिए ताकि ये फिट्स की तरफ ना चली जाए. जो बच्चे के दिल की धड़कन है वो रेंज होती है 110 से लेके 160 तक. लोअर लिमिट 110 है, अपर लिमिट 160 है. लेकिन अगर कोई अल्ट्रासाउंड पे कहे कि उसकी हार्ट रेट इतना है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे आपको एक मोमेंट खाली नजर आती है. इसके लिए हमें सीटीजी करनी पड़ेगी. मैंने पिछली दफा भी सीटीजी पे 4-5 मजमून लिखे, उनके मैंने ट्रेसेस भी लगाए कि सीटीजी क्या होती है. मैंने उसका मतलब भी बताया कि आप किसी ऐसे अस्पताल में ना जाएं जहां सीटीजी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि सीटीजी मॉनिटरिंग बच्चे के दिल की धड़कन ज़चगी के दौरान जरूर रिकॉर्ड होनी चाहिए. ये जो अक्सर लोगों के बच्चे मर जाते हैं ज़चगी के दौरान, वो इसीलिए कि आप ज़चगी के दौरान बच्चे के दिल की धड़कन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते. और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सीटीजी सरकारी अस्पतालों में भी मशीन तो होगी लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए पेपर नहीं होगा. और प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ लोग जाते हैं, लोगों को सीटीजी का मतलब नहीं पता और लोग चले जाते हैं. मुझे नहीं पता कि आप अपनी बॉडी को और अपने बच्चे को किस कदर लाइटली लेते हैं कि आप जाके बिल्कुल एक ऐसे अस्पताल में बैठ जाते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती. खुदा के लिए खवातीन, जोड़े बनाने और उन चीज़ों पे आप अपनी तवज्जो कम करें और अपनी बॉडी की हिफाजत करना सीखें, अपने बच्चे की हिफाजत करना सीखें. और ये डिसाइड करें कि आप 2 या 3 बच्चों से ज्यादा नहीं पैदा करेंगी, ताकि आपकी जितनी भी फाइनेंसेस हैं आप उनको किसी ऐसे अस्पताल में जा सकें जहां आप अपने बेहतर तरीके से बच्चे को पैदा करवा सकें. बात शुरू हुई थी दिल की धड़कन से, वो मैंने बता दी. और आगे से मैंने ये बता दिया कि सीटीजी क्या होता है. सीटीजी पे मेरी वॉल पे बहुत सारे मजमून हैं, वो पढ़ें, ग्राफ्स देखें उनके और समझने की कोशिश करें. देखें, ये मकसद ये नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप सीख नहीं सकते. ये सारा साइंटिफिक इल्म है. और ये ऐसा ही है कि हमारे साथ जो ऑपरेशन थिएटर में जो लोग असिस्ट कराते हैं वो अक्सर डॉक्टर नहीं होते प्राइवेट सेटअप में, लेकिन उन्हें पूरा सिजेरियन करने आ जाता है. सो इट्स अ टेक्निक विच द पीपल लर्न बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन. इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे, और मैं आपको उर्दू में पढ़ा और समझा रही हूँ, अगर आप अभी भी नहीं सीखेंगे तो फिर मैं क्या कहूँ. जी, अगला सवाल बताएं शाइस्ता. सवाल ये है कि खातून है, उनका 23 साल उनकी उम्र है और उनका वेट 40 है. और वो ये कह रही हैं कि उनके हस्बैंड के जो वो है उनके पस सेल हैं, चेकअप उन्होंने करवाया है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दे दी हैं, खाते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उसमें कमजोरी वो बता रहे हैं. मेरे एक्स का मसला तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ ग्लूकोफेज बताई और 3 टाइम, जबकि मेरा वेट अब 40 हो चुका है, पहले 45 था, और डॉक्टर कहती है कि 3 टाइम गोली खाएं. मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ और एग फिर भी नहीं बन रहे. ग्लूकोफेज छोड़ दें, और ग्लूकोफेज एग बनाने वाली दवाई नहीं है. ये सिर्फ शुगर के इंसुलिन लिए है, नहीं, ये डायबिटिक. इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है. उससे एक इनफर्टिलिटी में उसका एक
एक उसका यानी कि उसका यूज होता है बट नॉट इन हर, लाइक विदाउट सीइंग दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ एग्स जो नहीं प्रॉपरली बन रहे। इस तरह हमारे यहाँ भी, अब आप मुझे मैं क्या बताऊं आपको। आप 25 करोड़ आवाम है जो कि सड़कों पे दौड़ रही है, और 25 करोड़ आवाम के लिए ना उतने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। एमबीबीएस करके लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमबीबीएस किए हुए लोग डिस्पेंसर तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलएचवीज प्रैक्टिस कर रही हैं, दाइयां प्रैक्टिस कर रही हैं, जिन्हें थोड़ी सी एक दो दवाइयों का नाम आता है, वो कंप्लेन सुन के दवाइयां लिखने चल पड़ते हैं। तो मैं कैसे आपके ये मसाइल हल करूं? मैं सिर्फ आपको एक टिप दे सकती हूँ कि दिस इज द टिप, यू हैव टू डू दैट। आगे से अगर आप अपने आप के मुतालिक खुद पढ़ के नहीं सीखना चाहते तो यकीन कीजिए कि आप हमेशा इसी तरह, पंजाबी में कहते हैं रुलना, रुलते ही रहेंगे। बिलीव मी, एमबीबीएस के बाद नॉलेज शायद इतनी भी नहीं होती, क्योंकि एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बैचलर का मतलब ये है कि जिससे आपने बीबीए किया हो। बैचलर ऑफ बिजनेस है, बीबीए को क्या आता है मुझे ये बताएं, या बैचलर ऑफ बीसीएस या इस तरह। तो बैचलर इज इब्तदाई डिग्री। उस इब्तदाई डिग्री के बाद लोग, वो ज्यादा थेरेटिकल होती है, उसमें आप अस्पतालों में जाके मरीज जरूर देखते हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग और आपका डायग्नोसिस और वो सारी चीजें मजबूत नहीं होती। उसके लिए या तो आपको बड़े अस्पतालों में बहुत साल और काम करना पड़ता है, जिसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं, या फिर आपको अगले इम्तहान पास करने पड़ते हैं। तो मसला ये है कि बड़े शहरों के अलावा छोड़ के छोटे शहरों में जितने लोग ये बैठे हुए हैं, उनकी नॉलेज बस इतनी सी ही होती है। मैंने इसीलिए आपको सिखाना शुरू किया कि अगर आप ये करके और अपने होल्ड अपनी बॉडी पे खुद रखेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। ग्लूकोफेज बंद करें। हस्बैंड का जो पसल्स है वो यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट का मसला है, वही देख सकते हैं। और जो एग ना बनने का मसला है, वो आप, एक टेस्ट आता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसको कहते हैं AMH, वो करवा के देख लें। उससे पता चल जाएगा कि ओवरीज जो हैं उनमें कितने एग्स पड़े हुए हैं। बल्कि इस सवाल के तवज्जुह से वो सब लोग जो इनफर्टिलिटी का शिकार हों या अपनी ओवरीज की कारकर्दगी देखना चाहते हों, ओवरीज अंडादानी होती है, और अगर वो जानना चाहते हो कि अंडादानी में कितने अंडे हैं या वो काम कैसे कर रही हैं, और ये वो लोग भी करा सकते हैं जिन्हें शक हो कि उन्हें कहीं मेनोपॉज तो नहीं हो रहा, जो 35-40 की एज में हो। तो इस हार्मोन का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। मुलेरियन MULLERIAN। लेकिन अगर आप M फॉर मंकी, H फॉर hen, AMH भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और उसको आप रेफरेंस रेंज में देखिए। टेस्ट अपने हमेशा पढ़ने सीखिए। हमेशा, आजकल गूगल आपके पास है, आप उससे कम से कम नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस देख सकते हैं, या ये देख सकते हैं कि ये टेस्ट किस लिए करवाया गया है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इससे वो सारे लोग जो इनफर्टिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्हें अंडों का मसला है, वो कोई भी और टेस्ट कराने की बजाय ये टेस्ट कराएं, तो दे विल नो वेयर डू दे स्टैंड, उनकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अब तक तो जो वो व्हाट्सएप पे हमें सवालात मौसूल हुए थे वो तो मैंने आपसे पूछ लिए हैं। एक कमेंट है अब यहाँ पे, जो अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं देख लेती तल हूँ। तलहा तलहा है या क्या है ये कह रहे हैं कि मेरा 40 वीक चल रहा है और लेबर पेन के लिए क्या यूज किया जाए। 40 वीक, हाँ, 40th वीक लिखा हुआ है 40th इन्होंने। वीक है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, cause ये तो ये लाइक दाइयों वाली बातें मत करें। गो के मुझे अमूमन लोग दाई ही कहते हैं, एंड आई एम प्राउड टू से दाई माई। लेकिन लेकिन बगैर देखे
मैं क्वैक नहीं हूँ। हम्म, आप मुझे दाई समझे, माई समझे, जो मर्जी समझे, लेकिन आई एम नॉट ए क्वैक। मैं हर चीज को साइंटिफिकली प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा भी मैं ये देख लेती हूँ मैसेजेस। अनाया नूर कह रही हैं, डॉक्टर ताहिरा काजमी सो मच लाइवली पर्सन, अल्लाह ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच। वो मेरा ख्याल ये है कि खाली शायद उस दिन मुस्कुराहट नहीं होगी जिस दिन हम कब्र में लेटने जा रहे होंगे, वरना अच्छा ये है तलहा। तलहा वो 40 वीक्स का मैंने जवाब दे दिया, और बाकी लोग तो कोई आए नहीं हैं। मेरा ख्याल है उन्हें इल्म नहीं था कि हम आ रहे हैं, या आज से हम अपना प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, वरना पहले बहुत लोग होते थे देखने वाले। तो बेशक। इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया बेवफा लोगों ने। उन्हें अब दोबारा खींच के लाना पड़ेगा। खींच गए या डंडा दिखा गए? हम्म। उन्हें उन्हें डॉक्टर तायरा का डंडा भी बड़ा मशहूर है। हम्म। मेरे वो कहते हैं मेरे हाथ से तो ना रवे हो। हम्म। बिल्कुल। तो अच्छा चलो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। वी स्टिल नहीं, हैव 20 आप मिनट्स। बहुत मेरे सारी पास चीजों पे आप मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए होते हैं, हम्म, लेकिन मैंने शायद आपको कॉपी करके भेजा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो 2-4 दिन पहले मैंने लिकोरिया पे बहुत क्वेश्चंस देखे कि हमें लिकोरिया है। तो अब एक चीज जो देखिए, मैंने लिकोरिया पे जो पहला मजमून है वो आज से 2 साल पहले लिखा था। लिकोरिया इज ए टर्म विच इज नॉट साइंटिफिक। इट्स समथिंग कि अगर वजाइना से कभी भी डिस्चार्ज आ रहा हो तो लोग उसे समझते हैं लिकोरिया। अच्छा, एक तो ये है कि वजाइना से नॉर्मल डिस्चार्ज तो होता ही है, और वो नॉर्मल डिस्चार्ज उस तरह का होता है। इसे मैं समझाने के लिए कहती हूँ कि जैसे अल्लाह ने हर कैविटी में एक ना एक सिक्रीशन पैदा की है जो उस कैविटी को, कैविटी मतलब सुराख, जो सुराख को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मुंह में थूक पैदा होता है, आंखों में आंसू पैदा होते हैं, कान में वैक्स पैदा होती है, नाक में वो जो पानी या रेशा पैदा होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि वहां पे बैक्टीरिया जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मिलियंस एंड ट्रिलियंस के हिसाब से होते हैं, वो अंदर जाके हमें बॉडी में इन्फेक्शन ना फैला सकें। इसलिए ये एक किस्म के गार्ड हैं। ये टेयर्स अच्छा देखें, जब कंजंक्टिवाइटिस होता है, जैसे आशोब चश्म होता है, वो किसी न किसी तरह बैक्टीरिया यहाँ पहुंच के जो टेयर्स की प्रोटेक्टिव फिल्म होती है उससे वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह जो मुंह में थूक होता है, जब आपका मुंह में जैसे फंगस लग जाता है बाज़ दफा, जैसे थ्रश भी कहते हैं, वो वाइट वाइट फंगल इन्फेक्शन, तो वो ये बैरियर तोड़ के अंदर जाते हैं। इसी तरह कान की इन्फेक्शन, नाक की इन्फेक्शन। तो वजाइना का जो नॉर्मल फ्लूइड है इसी तरह का वो होता है। उसकी अगर वो नॉर्मल है तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए कि उसका कोई रंग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, और वजाइना पे कोई खारिश नहीं होनी चाहिए जब वो निकले। ठीक है, और वो सेक्रेशंस जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सारे दिन में पैदा होती रहती हैं और निकलती रहती हैं, लेकिन वही बात है कि एक्सेसिव ना हो, ज्यादा ना हो, बू ना हो, खारिश ना हो, और उसका कोई भी रंग ना हो। दैट शुड बी जस्ट कलरलेस। जैसे बाज दफा नाक से पानी आता है ना, जिसका कोई रंग नहीं होता, अगर वो रेशे में या बलगम में तब्दील ना हो, तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही पानी जो है वो वजाइना से आता है। लेकिन अब होता क्या है कि इसमें लोगों की हाइजीन इन्वॉल्व होती है। अच्छी तरह पानी से धोया नहीं जाता, या बार बार साबुन से धोया जाता है। साबुन से धोया जाना भी गलत है। या फिर माहवारी है कि माहवारी में चूंकि पैड्स जो हैं वो अब बहुत महंगे हैं, कॉटन भी शायद लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कपड़ा जो है वो लोग, तो अगर कपड़ा गंदा है, इसमें एक तरीका ये है कि अगर आपको आप पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो पुराने कपड़े हैं स्पेशली कॉटन के, उन्हें आप फाड़ के, धो के, सुखा के पैड की शक्ल में सेव करें और यूज करें, लेकिन उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज करें। ऐसा नहीं है कि एक पैड लगा के आप सारा दिन चल फिर रहे हैं। आप जब भी बाथरूम जाएं
अच्छा, एक और मिथ ये है कि आपको माहवारी के दौरान अपने आप को धोना नहीं चाहिए, जो कि एक अंदर जिस्म के अंदर हवा पड़ जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि हवा जो है, भाई आपके मुंह के अंदर हवा क्यों नहीं पड़ती, वजाना से क्यों हवा पड़ेगी, या आपके कान से हवा क्यों नहीं पड़ती? ये हवा मुंह भी तो आप धोते हैं ना माहवारी में, कान आंखें भी धोते हैं, तो इसी तरह आपको बाथरूम जाने के बाद हर पिशी और हर पॉटी के बाद आपको अच्छी तरह धोना है। चाहे आपको माहवारी आ रही है या नहीं आ रही, माहवारी आ रही है तो इट इज जस्ट लाइक लिक्विड ब्लड विच इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द वजाइना, इट्स वेरी मच नेचुरल। सो इसमें जो पुरानी खवातीन की मिथ्स हैं कि माहवारी के दौरान अपने आप को धोना नहीं है, वो गलत है। उसी से इन्फेक्शन पैदा होती है, क्योंकि जब आप पिशी और पॉटी करेंगे और अपने आप को धोएंगे नहीं अच्छी तरह, तो उससे जो बैक्टीरिया हैं जो पिशी और पॉटी में निकल रहे हैं, वो बैक्टीरिया वजाइना में जाएंगे और वजाइना में जाके इन्फेक्शन करेंगे, और इन वजाइना की जो सिक्रीशंस हैं वो बदबूदार होंगी, खारिश करेंगी, और उनका रंग बदलेगा, या उनका रंग पीला हो जाएगा, या उनका रंग बहुत ज्यादा सफेद दही की तरह फुटियां बन जाएंगी, या उनका रंग ग्रीन हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ लोगों को लिकोरिया की एक अम्ब्रेला के नीचे सबको रख देते हैं। सो लिकोरिया इज नथिंग। नॉर्मल इन्फेक्शन जो है, नॉर्मल सिक्रीशन जो है, वो इन्फेक्शन नहीं है। जो बाद में इन्फेक्शन होती है उसको कहते हैं वेजिनाइटिस। जैसे मैंने पहले बताया था, टॉन्सिलाइटिस। आइटिस जहां भी साथ में लगता है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन है। टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन हो तो ये कहलाया जाएगा टॉन्सिलाइटिस। अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो तो ये कहलाएगा अपेंडिसाइटिस। अगर गले में इन्फेक्शन हो तो ये कहलाएगा फेरेंजाइटिस। ठीक है, अगर आंख में इन्फेक्शन हो तो ये कहलाएगा कंजंक्टिवाइटिस, क्योंकि ये आउटर वाली उसको कंजंक्टिवा कहते हैं। इसी तरह अगर वजाइना में इन्फेक्शन हो तो वो कहलाया जाएगा वेजिनाइटिस। अच्छा, जब आइटिस हो जाए या वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो अब उसका जाहिर निशानियां हैं। निशानियां ये हैं कि उसका वही अभी जो मैंने बताया, कलर तब्दील होगा वजाइनल डिस्चार्ज का, वजाइना पे आपको बार बार खारिश होगी और वहां से स्मेल आएगी, और प्लस वजाइनल डिस्चार्ज का रंग होगा कोई ना कोई, और ये बहुत ज्यादा मिकदार में होगा। अब इस सूरत में आपको एंटीबायोटिक लेनी है। जब भी आइटिस हो जाए, याद रखिए, जिस तरह आप टॉन्सिलाइटिस के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, इस तरह आपको वेजिनाइटिस के लिए भी एंटीबायोटिक लेनी है। और सबसे जो जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है, मैं उनके नाम बता देती हूँ, क्योंकि अब लोग इतने अनप्रिविलेज्ड हैं कि वो सही केयर तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए बेहतर यह है कि उन्हें गाइड कर दिया जाए। फ्लैजल की गोलियां जो हैं वो बहुत आइडियल हैं इस सूरत में लेने के लिए, सुबह दोपहर शाम, और कम से कम 5 से 7 दिन, 500 मिलीग्राम। इसी तरह जो एक और एंटीबायोटिक है, क्योंकि 2 एंटीबायोटिक लेनी होती हैं, एक है डॉक्सीसाइक्लिन जो सुबह शाम लेते हैं, वो भी 5 से 7 दिन, और इसमें आप रेथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, वो सुबह दोपहर शाम लेते हैं, वो भी 5 से 7 दिन। तो अगर आपको आइटिस हो गया है, यानी आपको खारिश है, बू आ रही है, अमाउंट में बहुत ज्यादा है, कोपियस डिस्चार्ज है, तो आप ये दोनों एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि प्रॉपर इस्तेमाल एमबीबीएस डॉक्टर्स के भी शायद वो प्रॉपरली यूज नहीं करवाते। और अगर आप मैरिड हैं और वजाइना के अंदर कोई मेडिसिन यूज कर सकती हैं, तो उसमें भी अगर दही की तरह की फुटकियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट आता है जो एक गोली वजाइना के अंदर रखते हैं, और उसको कहते हैं केनिस्टिन, केनिस्टिन या क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, और वो वजाइना के अंदर रख लें। उसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, एप्लीकेटर से वो गोली अंदर रख सकते हैं, लेकिन इसी तरह क्रीम्स भी रख सकते हैं।
लेकिन एक और बात जो मैं ख़वातीन को बताना चाहूंगी कि जैसे हर किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस नहीं होता, बार बार कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता, बार बार फ्रेंजाइटिस नहीं होता, इसी तरह आपको बार बार वेजिनाइटिस नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वेजिनाइटिस बार बार हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। या आपकी हाइजीन खराब है, या आपकी डाइट खराब है, आप बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खा रही हैं, चावल बहुत ज्यादा खा रही हैं, रोटियां बहुत ज्यादा खा रही हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। और जो लोग प्रेगनेंसीज के बाद जिनका पेट बढ़ जाता है या मोटापा हो जाता है, उस मोटापे और पेट बढ़ने के बाद भी आप अपनी हाइजीन का सही तरह आप नहीं रख सकती। आप खुद बताएं, जब आपका इतना बड़ा पेट बढ़ा हुआ हो, लटक रहा हो, थाइज आपकी इस कदर भारी हो गई हो, तो जो इन वजाइना को जो माहौल मुयस्सर आना चाहिए कि वो नहीं आता, वहां पे फिर पसीना ज्यादा आता है, वहां पे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, बड़ा हुआ पेट, बड़ी थाइज, और इसलिए वहां बैक्टीरिया का हमला। और फिर वही जगह है जहां से पीशी और पॉटी निकलनी है। अब एक ऐसी जगह जहां जो बहुत तंगो तारीख है, जहां पे एक्सेस आपने मुश्किल बना दी है, पेट बढ़ गया है, थाइज आपकी बढ़ गई हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, आप डाइट अच्छी नहीं ले रही हैं। अच्छी का मतलब ये नहीं है जूसेस और फ्रूट्स, नहीं, अच्छी का मतलब ये है कि आपने सैलड ज्यादा खाने हैं, आप वो अच्छी नहीं ले रही हैं। आप हाइजीन का ख्याल अच्छा नहीं कर रही हैं। ऊपर से जो है मियाँ और बीवी के जो ज़वाजी ताल्लुकात हैं उसमें भी आ, आ, जो शौहर है वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहा है, तो वजाइनल इन्फेक्शन ही होंगी ना, और ये नॉर्मल नहीं है। जो लोग भी अपने बॉडी का इस तरह से ख्याल रखते हैं, उन्हें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं कोविड के लिए मास्क पहनती हूँ, कोरोना के लिए, और मैं अपने आप को बचा के रखती हूँ, इसी तरह मैं अपनी दूसरी चीजों को भी बचा के रखती हूँ। और एक खातून को ये समझना चाहिए कि वो किस तरह अपनी हर चीज को बचा के रखे, स्पेशली विजाइनल हेल्थ। विजाइना की जो हेल्थ है वो बहुत 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 क्रूशियल है, कि यहीं से बच्चा पैदा होना है, यहीं से बाहवारी आनी है, यहीं से आपका ज़वाजी ताल्लुक है। और अगर आपकी वजाइना बीमार रहे हर वक्त वहां से गंदा पानी आता रहे, वजाइना पे हर वक्त दाने, छाले, इस तरह की चीजें निकलती रहें, वजाइना पे खारिश होती रहे, वजाइना एक गंदी लुक दे आपको, यानी वैसे तो कोई भी ऑर्गन गंदा नहीं होता, लेकिन अगर किसी ऑर्गन से पीप आना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे आज अगर मेरी आंख से पीप आना शुरू हो जाए तो मुझे यही आंख गंदी लगेगी। मेरे नाक से पीप आना शुरू हो जाए तो मुझे यही चीज जो है वो इरिटेट करेगी। कान से पीप आ, तो आप सोचें कि वजाइना से आपको पीप आ रही है और वो खुली जगह भी नहीं है, उसके ऊपर कपड़े भी लादे हुए हैं, अगर माहवारी है तो पैड्स भी रखने हैं, फिर उसी वजाइना ने जो हस्बैंड बीवी के ताल्लुकात में भी करना है, फिर वही वजाइना जो है वो थाइज के बीच में, यानी रानों के बीच में और पेट के अंदर दबी हुई है। तो एक किस्म का आप जिम्मेदार हैं उसके इन्फेक्शन का, बार 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 बार। और लोग समझते हैं हमें लिकोरिया हो रहा है जी, हमें लिकोरिया हो रहा है। लिकोरिया इज नथिंग, दिस इज वेजिनाइटिस। पीपल शुड नो व्हाट इज वेजिनाइटिस। जब लोगों को टॉन्सल्स का नाम याद आ गया, याद कर लिया है, जब अपेंडिक्स का नाम याद कर लिया है, जब लोगों ने और चीजों के नाम याद कर लिए हैं, तो आपको वेजाइना और वेजिनाइटिस का वर्ड भी याद कर लेना चाहिए 12 करोड़ औरतों को।
और उनके हस्बैंड्स को, ताकि दोनों मिलजुल के औरत की सेहत का ख्याल रख सकें। आई होप कि आपकी बातें कुछ ना कुछ लोगों पे असर करें। मतलब आप इतनी दिल लगा के और इतनी ज्यादा मालूमात आपने लोगों तक पहुंचाई हैं, और अगर अब भी वो ना समझें तो बस और अकल पे मातम में कर सकते हैं। तस्नीम उर्दू में, उर्दू में बिल्कुल। जो कि वाह, मेरी मेड जो है वो पकोड़े लेकर आई है। वैसे तो मैं हाय बहुत, हाय। लेकिन लेकिन आप ये देखें कि चूंकि उसे पता है कि मैं कोई भी चीज ढेरों ढेर नहीं खाऊंगी, तो 2 पकोड़े आए हैं खाली। सेकंड कुछ हमारे हिस्से की भी दे देते ना, हम नहीं, गायबाना तौर पे खाते हैं, बस क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सर्दी आपके सख्त पड़ नाम रही का, है। एक आपके नाम का, एक शाइस्ता के नाम का, मेरे नाम की छुट्टी। हमारे यहाँ तो इतनी सख्त सर्दी है कि हाय, पकोड़े और मोर देन वेलकम। आपको पता है तस्नीम, मैं जब कराची थी तो मेरे बच्चे भी चूंकि आए हुए थे, और वो इस्लामाबाद गए, और मैं सिर्फ इस्लामाबाद इसलिए नहीं गई कि मैंने कहा कि सर्दी में मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, बहुत मजे किए। वो है सर्दी, आप देख ले मैं किस कदर ओढ़ लपेट के बैठी हुई हूँ, मगर ये कि है मजेदार सर्दी, पकोड़ों नहीं, वाला बहुत। बहुत मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज्यादा वैसे मैं दिसंबर के शुरू में चली गई थी इस्लामाबाद, जी तो जी। तभी इतनी सर्दी थी कि मैं 2-2 कंबल ओढ़ रही थी, और सोते वक्त भी जुराबें पहन रही थी और सारा कुछ। तो फिर जब बाद में मुझे पता चला कि अब उससे भी ज्यादा हो चुकी है, तो मैंने कहा ना बाबा, मुझे अगर आपने अच्छा, मुर्दा हालत में वापस नहीं भेजना तो बस आज मैं कराची खबर ठीक है। पढ़ी थी, तो आज मैं खबर पढ़ी थी कि पेशावर में नथिया गली से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उफ 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 मतलब उफ उफ। हैरान हो रही थी मैं कि ये क्लाइमेट चेंज ने क्या कर क्लाइमेट दिया चेंज है। ने, और आप सोचें, लोगों को भी आइडिया नहीं है कि जो लोग कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कर रहे अभी। आप चूंकि बात, मैं चूंकि हैदराबाद भी गई थी, और हैदराबाद में बहुत सालों बाद गई, यानी कि पहले मैंने हैदराबाद देखा हुआ है 90s के जमाने का। इस कदर लोग थे हर तरफ, इस कदर लोग थे, और मैं ये सोच रही थी कि व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड कि ये वही शहर है, और अब लोग इतने मर नहीं रहे जितने पैदा हो रहे हैं। तो आप जब 1 गज जमीन में पहले एक बंदा रहता था, अब उस गज जमीन में अगर 4 बंदे रहते हैं, तो और खाली मसला बंदों का नहीं है, उन बंदों की पिशी पोटी ने भी तो कहीं जाना है। लोग खाली रिस्क 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 कहते हैं, रिस्क अल्लाह के हाथ में। उन लोगों की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी तो उस जमीन में जानी है, और इनको पानी भी तो चाहिए, इनको हवा भी तो चाहिए, इन्हें खाना भी चाहिए, इन्हें स्कूल भी चाहिए, इन्हें हॉस्पिटल भी चाहिए। दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रही कि मैं गवर्नमेंट की कोई फेवर कर रही हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से कभी भी कोई आपकी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। और फिर पोल्यूशन देखें, आप कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा, यानी कि आप पूरा, ये जो आप सैलाब आएंगे, सर्दी की वो चेंजेस आएंगी, गर्मी की आएंगी, इट इज बिकॉज यू आर एडिंग टू द एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट के लिए खतरा है इस वक्त। और इसमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे कम से कम पैदा किए जाएं, और जो हो चुके हैं पैदा उन्हीं को बेहतर परवरिश दे दी जाए। और सोचेंगे, यानी आपके पास कुछ नहीं है, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को, अब एक और ह्यूमन लाइफ को क्यों दुनिया में ला रहे हैं सफर करने हमारे के यहाँ तो लिए? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब सर्दी इस कदर शदीद है और गैस है नहीं। तो आप समझें कि आप एक नौज़ायदा बच्चे को क्या ठठरा के मारना चाहते हैं, क्या जाहिर करना है। चाहते और अब वो जो बच्चा है पिशी पॉटी करेगा तो खोलना तो पड़ेगा ना। हैं? तो बिल्कुल। इतने ठंडे माहौल में जाहिर है निमोनिया होगा, और आपके पानी अस्पतालों के, ठंडा, माहौल ठंडा, बिस्तर ठंडा, हर चीज ठंडी। तो फिर मतलब लोग सोच ही नहीं रहे कि एक नई जिंदगी के साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई आपके होती पास हैं। रिसोर्सेज ही नहीं है।
आप सोचें कि आपके पास इतने बच्चे पालने के लिए आपके पास रिसोर्स। और मैं एक चीज हर किसी से पूछती हूँ, पहला बच्चा पैदा करने का आपको शौक होता है, ठीक है, आप माँ बाप बन गए, दूसरा बच्चा आपको क्या नई फीलिंग देगा जो पहले बच्चे ने नहीं दी? यानी ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मतलब सब सोच लेना। what extra that child will give you। आप माँ बाप बन चुके हैं, कोई है आपको अम्मी अब्बा कहने वाला, so what you will get। ये काश वो के लोग सवाल हैं सोचें। जो हम सबको सोचने चाहिए और जिस पर जितनी ज्यादा हम बात कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, इंस्टेड कि हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम आबादी में इजाफे के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं। मैं तो आज का ये बातें प्रोग्राम, करती ही रहती हूँ, हाँ, मेरा तो और हाँ, मैं तो बातें कर करके ना, पंजाबी में कहते हैं चली हो गई हूँ। बातें तो हम करते रहेंगे एंड आई होप, देखें ना अब 23 तक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पहुंच गए हैं, तो अब हर जुम्मे को इंशाल्लाह से बशर्ते जिंदगी और सेहत हाँ, हमने मुलाकात करनी। और अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि किथे हो तुसी, आ जाओ, चले भी आओ कि गुलों में रंग भरे। बादे गुलशन नौबात। का कारोबार चले। उस्मा जुल्फकार कह रही है इतना काइंड और कोई नहीं हो सकता, डॉक्टर तायरा काज़मी इज अ ग्रेट वुमन। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। चलें, आपका तो आज दिन माशाल्लाह आज का हो गया। मैं तो अभी जो है ना 2 किलो वजन और बढ़ जाएगा। फरजाना लहरा कह रही है आ गए हैं जनाब। 2 पकोड़े खा लिए आपने, ऊपर से ये कॉम्प्लीमेंट भी मिल ये गया, तो फिर कॉम्प्लीमेंट आज तो मिल आप गया, गई। आज तो मेरे तो 2 किलो वजन बढ़ गया। खूबसूरत कमेंट के साथ क्लोज करते हैं, अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी 3 बजे। बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा प्यार, खुदा बहुत हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा शुक्रिया हाफिज, तायरा, खुदा शुक्रिया। हाफिज, खुदा हाफिज।